नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। मनी सेंट्रल में आज हम लोग बात करेंगे आर्थिक नीतियों की, कारोबारी जगत की और शेयर बाजार में क्या हलचल हुई है। इसके अलावा बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम जितनी भी जो खबरें हैं उसको आसान भाषा में विस्तार से मनी सेंट्रल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे सहयोगी वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, जो इन सारी खबरों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की जो मनी सेंट्रल की शुरुआत करते हैं। देखिए, सुस्त ग्रोथ के भंवर में फंस गई है सरकार, अब तेजी से हाथ पैर चला रही है। बीते वीकेंड एक बड़ा ऐलान किया गया। आपको याद होगा कि दिसंबर में ही आरबीआई के गवर्नर पद से शक्तिकांत दास का जो टर्म था वो खत्म हुआ था। उन्हें अब सरकार ने पीएम का प्रधान सचिव बना दिया। दूसरी तरफ रिजर्व बैंक की कमान जो है संजय मल्होत्रा के हाथ सौंपी गई, जो कि खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री से आए। फरवरी में अपनी पहली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में उन्होंने रेट कट कर दिया था। अब मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स आए, इनसे क्या संकेत मिल रहे हैं इसे समझेंगे और ओवरऑल इकोनॉमी की हालात को भी समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, इकोनॉमी की बात छिड़ी है तो एक बड़ा इंडिकेटर है क्रेडिट, यानी कर्जों का भी होता है बात। यहां आरबीआई के एक्शन का क्या असर हुआ है, इस पर भी आज करेंगे चर्चा। आज कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी हमारे पास है। बात करेंगे टाटा ग्रुप की, जहां कुछ बड़े फैसलों का ऐलान हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व बैंक की, और रिजर्व बैंक के हवाले से इकोनॉमी की। आरबीआई ने एमपीसी मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो जारी किए हैं। इसमें कहा गया कि संजय मल्होत्रा की राय थी कि महंगाई को 4% के लेवल पर आने के बाद रेट कट का ये सबसे सही वक्त है। इसमें रबी की फसल से महंगाई के कम होने, सरकार के फिस्कल कंसोलिडेशन पर मजबूती से बढ़ने जैसी बातें भी कही गई। अब मेरा जो पहला सवाल है प्रवीण सर, कि आरबीआई के मिनट से क्या आगे भी रेट कट के संकेत मिल रहे हैं? ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए आरबीआई के जो मॉनेटरी पॉलिसी के मिनट्स आए हैं उसमें इस बात का जिक्र है कि किस तरह से देश की इकोनॉमी शक्ल ले रही है जी, क्या करना जरूरी है और किस तरह से आगे महंगाई को बैलेंस किया जाएगा। ठीक है। तो संकेत जो मिल रहा है आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी के मिनट्स आए हैं उससे इस बात का कि आरबीआई फिलहाल ग्रोथ को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, जो कि सरकार की भी एक बड़ी फिक्र बनी हुई है। महंगाई का जहाँ तक सवाल है तो खुद संजय मल्होत्रा ने और बाकी के भी जो एमपीसी के मेंबर हैं उन्होंने ये कहा था कि महंगाई 4% के लेवल के आसपास है जी। उसका जो सर प्राइस जो बैंड है उसका जी 4 +- 2%, यानी कि 4 से ऊपर 6 तक जा सकता है और 4 से नीचे 2%। इनको आरबीआई कहता है कि कंफर्टेबल जोन है। बिल्कुल, मैंडेट जो सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक को है वो 2% से लेकर 6% का है, लेकिन कंफर्टेबल जो लेवल है वो अगर 4% के लेवल पर अगर महंगाई रहती है, रिटेल इन्फ्लेशन, तो वो आरबीआई के लिए सबसे मुफीद स्थिति है, जहां पे कि आप रेट कट कर सकते हैं, जहां पे कि आप सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ा सकते हैं जी। जनवरी का जो महंगाई का डेटा आया था वो 4.3% के अराउंड था, तो इसके पहले दिसंबर में 5.22% था। जनवरी का डेटा जो है वो 5 महीने का लो लेवल था। अक्टूबर की जो महंगाई थी दरअसल उसने सरकार के और रिजर्व बैंक के कान खड़े कर दिए थे, जहां पे कि 6.2% पे रिटेल इन्फ्लेशन पहुंच गई थी। ठीक है सर। उसके साथ सितंबर का जो ग्रोथ का नंबर था 5.4% का, जो सितंबर का जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा था, वो उसने सरकार के और पूरे हल्कों पे कारोबारी जगत के माथे पर पसीना ला दिया था। तो जो आरबीआई के जो मीटिंग हुई है उसके जो मिनट्स है उसमें इस बात का हवाला दिया गया है कि आगे जो महंगाई है उसके रेंज में रहने की बात है। लगभग 4.2% का अगले फिस्कल में औसत महंगाई दर रहने की बात आरबीआई ने जो दिसंबर की महंगाई जो फरवरी की जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग थी उसमें इस बात के लिए कहा था। ठीक है। अब क्या है कि जो एक और फैक्टर जो खबरों के हिसाब से निकल के आ रहा है वो ये है कि आरबीआई के पास एक बड़ी चिंता इस बात की भी थी कि जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो बहुत सुस्त है। सितंबर तिमाही में 2.2% की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ आई थी, जो कि जून तिमाही में 7% थी। ओके। तो एक मेंबर का जो एक्सटर्नल मेंबर है उनके हवाले से एक खबर यह है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ का कमजोर होना है, वहां पे नौकरियों का ना आना है, वो भी एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ने रेट कट 0.25% का रेट कट करके दिया।
माना ये जा रहा है, इकोनॉमिस्ट जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगले कुछ जो मीटिंग होगी रिजर्व बैंक की, उसमें 0.25 से 0.5% तक का रेट कट और हो सकता है, और आगे चल के जो रेपो रेट है वो 5.7% पर आ सकता है। तो यानी आसान भाषा में कहे प्रवीण सर कि आगे और जो है कर्ज जो कहिए या जो लोन है वो और थोड़ा सस्ता हो जाएगा सर? बिल्कुल, कर्ज के सस्ते होने की बात है। और जो कई और जो एजेंसियां हैं उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 1 साल के भीतर 1% तक का रेट कट हो सकता है, यानी कि 5.5% पर रेपो रेट पहुंच सकता है, और उसी अनुपात में फिर जो चाहे होम लोन है या पर्सनल लोन है या कार लोन है, उनकी दरें भी कम होंगी, और एक तरह से जो एक आम कंज्यूमर है उसको यहाँ पे राहत मिलेगी। तो ये एक जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है उसके जो मिनट्स हैं वो एक बड़ा इशारा इस बात की तरफ कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक फिलहाल महंगाई के मुकाबले ग्रोथ को तरजीह दे रहा है, सरकार के साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश में है, ताकि ग्रोथ का जो नंबर डाउन हुआ था वो दिसंबर तिमाही और अगली तिमाहियों में ग्रोथ को रिवाइव किया जा सके। माना यह भी जा रहा है कि जो अलग अलग अनुमान आ रहे हैं कि इस तिमाही में दिसंबर तिमाही में 6.3% से 6.4% तक ग्रोथ रह सकती है। जी सर, इकोनॉमी की बात हो रही है तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक और बड़ी खबर सामने आई बीते वीकेंड अगर देखें तो शक्तिकांत दास को बना दिया गया है, इनको प्रधान सचिव बना दिया गया। ये पोस्ट पहली बार मान रहा हूँ कि पहली बार क्रिएट किया गया है सर, प्रधान सचिव 2 कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है, आपसे चर्चा भी हो रही थी सर, कि सरकार जो है फुल एक्शन मोड में आ गई है, बाई हुक और बाई क्रुक किसी तरह जो है इकॉनमी को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए देखिए इनका जो बैकग्राउंड है, लगातार 6 साल से ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, तमाम मिनिस्ट्रीज़ में, डिपार्टमेंट्स में इनका काम करने का अनुभव है, अच्छे खासे जानकार माने जाते हैं। नोटबंदी के दौरान भी आप बेहतर इस वैल्यूबल पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। इसको कैसे आप देख रहे हैं सर? शक्तिकांत दास पर भी थोड़ा अगर आप पॉइंट। नहीं, बिल्कुल, देखिए सरकार जो बात आपने कही कि इकॉनमी को लेकर एक भंवर में फंसी हुई है सरकार, एक मुश्किल स्थिति में सरकार फंसी हुई है, वो बात वाकई सच है। इस वक्त एक बड़ी क्राइसिस को एक तरह से सरकार हैंडल करने की कोशिश कर रही है, और उसी वजह से शक्तिकांत दास को सरकार ने रिजर्व बैंक से निकालकर अपने सरकार की जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स की पोजीशन है वहां पर बिठाया है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 की पोस्ट पे, जैसा जो कि शायद ही पहले कभी ऐसा देखा गया हो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोजीशन पर 2 लोग हैं। तो वो उस पद पर बिठाया गया उनको। दिसंबर में 10 दिसंबर उनकी लास्ट डेट थी, उनका टर्म कंप्लीट हुआ था। और उसके बाद जब संजय मल्होत्रा के नाम का ऐलान हुआ तब ये लगा कि क्या दिसंबर में जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ था उसमें रेट कट नहीं करने की वजह से क्या शक्तिकांत दास को वहां से हटाया गया है, और अब क्या उनको कोई पोजीशन मिलेगी या नहीं। लेकिन सरकार ने जिस तरह से एक्शन लिया और जो उनको बड़ी पोजीशन दी है वो कुछ कड़ियों को भी जोड़ता है जी। अगर आप देखेंगे जुलाई में जब बजट आया था तब जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे वो टीवी सोमनाथन थे जी। उसके तुरंत बाद उनको कैबिनेट सेक्रेटरी सरकार ने बनाया जी। उनकी अगुवाई में बनी कमेटी के नेतृत्व में आया आपका यूपीएस आया, पेंशन स्कीम आई। उसके बाद सरकार ने आप समझिए कि 8वां वेतन आयोग का ऐलान किया, फिर 12 लाख तक की टैक्स छूट दी। उसके बाद अब बात चल रही है कि जीएसटी में सरकार कटौती कर सकती है, और अब इसके बाद संजय मल्होत्रा को बनाया आरबीआई का गवर्नर, जो कि खुद एक सीजन्ड ब्यूरोक्रेट है, और इसके बाद अब इनको लेके आए। आप इन कड़ियों को अगर जोड़ेंगे तो ये पाएंगे कि जो सितंबर तिमाही की जो ग्रोथ की रफ्तार सुस्त हुई थी, जो लोगों में एक गुस्सा दिखाई दे रहा था बढ़ती महंगाई की वजह से, ऊंचे टैक्सेस की वजह से, वहां सरकार अब अपना फुल थ्रॉटल में काम करने के मोड में है। सरकार किसी भी कीमत पर इकोनॉमी को पटरी पे लाना चाहती है। जॉबलेस ग्रोथ की जो बात हो रही है सरकार वहां निपटना चाहती है। एक जो जॉब को लेके पिछले जुलाई में जब बजट आया था तब ईएलआई की स्कीम सरकार ने घोषित की थी, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। वहां अभी तक कुछ नहीं हुआ, उसका पैसा वापस गया। वहां सरकार कुछ करना चाहती है। और इस सब के साथ एक बड़ा मसला जो इस वक्त पैदा हुआ है ट्रंप के टैरिफ का, सरकार चाहती है कोई एक ऐसा अफसर मौके पर मौजूद हो जो इस पूरी मुश्किल मैनेजमेंट जो पूरा क्राइसिस को इस वक्त पूरे इंडिया के टैरिफ पे अमेरिका के साथ डील को
कर अच्छे सके, तरीके से हैंडल कर सके। बिल्कुल, क्योंकि अभी लास्ट वीक ही जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने भी कहा कि हम मदर ऑफ ऑल डील्स करने वाले हैं यूएस के साथ। जी जी, तो हो सकता है मौके अच्छा पर ट्रेड हम लोग हासिल कर पाएं। हाँ, उसके लिए हो सकता है शक्तिकांत दास को मौके पे बिठाया गया कि आप आइए और आप इस पूरे चीज को स्टीयर कीजिए और इसको इस मुश्किल के वक्त में निकाल कर देश को लाइए। प्रवीण सर, मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल है कि 28 तारीख को जीडीपी ग्रोथ इनके आंकड़े आने वाले हैं, उसको कैसे आप देख रहे हैं? और दूसरा कि अभी देखा गया कि यूएस फेड से कहानी की शुरुआत करते हैं, वहाँ रेट कट किया गया, उसी की जगह पर उसी को देखकर मान लीजिए कहिए तो भारत के जो केंद्रीय बैंक है उसने भी 0.25% का रेट कट किया। आगे भी कहा जा रहा है कि रेट कट होगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा कंसर्न ये भी रहता है कि आरबीआई तो रेट कट कर देती है लेकिन नीचे तबके में वो पास ऑन नहीं हो पाता। इस बात की खुद संपुष्टि कहिए आरबीआई भी कर चुका है। वो वाला मामला और एक तो जो ग्रोथ के नंबर आने वाले हैं उसको कैसे आप देख रहे हैं? इन दोनों का जवाब दीजिए। नहीं, 28 तारीख को जो जीडीपी के नंबर आने वाले हैं उसको लेके जैसा मैंने पहले ही बताया 6.3%, 6.4% को लेके ज़्यादातर जो अभी तक सर्वे आए हैं, स्टडीज़ आई हैं, उनमें इस बात का जिक्र किया गया है कि इतना लगभग रह सकती है दिसंबर तिमाही की ग्रोथ। सर, ये तो बात हो गई ग्रोथ को लेके, और ये अगर आप सितंबर तिमाही से तुलना करेंगे तो रिकवरी को दर्शाता है। आप अगर और नंबर के डीपर जाएंगे तो जो ईवे बिल्स के जो आंकड़े हैं दिसंबर के, जनवरी के, वो बता रहे हैं कि रिकवरी आई है। जनवरी का आंकड़ा है वो 11.8 करोड़ ईवे बिल जनरेट हुए थे, जो दिसंबर में 11.2 करोड़ थे, और उसके पहले का रिकॉर्ड जो है वो 11.7 करोड़ का था अक्टूबर का। तो ईवे बिल्स के आंकड़े बढ़े हैं। अर्बन रिकवरी भी थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही, रूरल में बढ़िया रिकवरी है। तो ग्रोथ का इस बार आना ठीक ठाक मुमकिन हो सकता है। दूसरी बात जो आपने कही कि पास ऑन इंटरेस्ट रेट को में कटौती को क्या करते हैं कि नहीं, देखिए इस बार सरकार की नजर है। ये खबरें पहले भी आई हैं कि सरकार पूरी तरह से नजर रखे हुए कि जो आरबीआई रेट कट किया है, आरबीआई ने फैसला किया, क्या वो बैंक उसको पास ऑन करते हैं कि नहीं, ट्रांसमिट करते हैं कि नहीं, उस पर आरबीआई सरकार की नजर है। और अगर ऐसा अगले 1-2 हफ्ते में नहीं होता तो सरकार जो बैंक हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करके इस मसले को उठा सकती है और सरकार उनको रेट कट करने के लिए उन पर दबाव भी बना सकती है। चलिए, ठीक है सर। रिजर्व बैंक की इकॉनमी और रेट कट पर हमने बात की, लेकिन अब बात करेंगे फिर से आरबीआई के एक ऐसे एक्शन की जिसने पर्सनल लोन की ग्रोथ को सुस्त कर दिया है। बीते साल रिजर्व बैंक ने इन लोन में ओवरहीटिंग की वार्निंग दी थी और उसके बाद से इसका असर जो है दिखाई देने लगा था। दिसंबर तिमाही में देश में पर्सनल लोन की ग्रोथ घटकर 13.7% पर आ गई। इससे एक तिमाही पहले यानी सितंबर तिमाही में ये जो ग्रोथ थी, ये जो आंकड़ा था वो 15.2% था। इतना ही नहीं, टोटल बैंक क्रेडिट ग्रोथ भी दिसंबर में घटकर 11.8% पर रही। सितंबर में ये 12.6% पर थी। मेरा प्रवीण सर आपसे सवाल है कि पर्सनल लोन पर रिजर्व बैंक का चाबुक क्या इस सेक्टर में स्ट्रेस को कम करने में कामयाब होगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल। जो आरबीआई के पर्सनल लोन्स पर एक सख्ती की गई थी पिछले साल की, अगर हम बात करें, आरबीआई ने साफ तौर पे एक चेतावनी दी थी कि अगर इन बैंकों ने अनसिक्योर्ड लोन, खास तौर पर पर्सनल लोन, इन पर अगर सख्ती नहीं की, इन लोन्स को बांटने में अगर क्राइटेरियाज को प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं किया, तो इसका स्पिल ओवर न सिर्फ पूरा स्ट्रेस बैंकों पर दिखाई देगा, बल्कि इसका स्पिल ओवर आपका सिक्योर्ड लोन, जिसमें होम लोन है, कार लोन है, बाकी के जो लोन है जहां पे एक कोलेटरल आपका है, वहां पर भी दिखाई दे सकता है। आरबीआई ने पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में भी ये बात कही थी कि जो पर्सनल लोन की जो ग्रोथ में कमी आई है वो एक डिजायर्ड रिजल्ट है, एक तयशुदा है, इस रिजल्ट की वो उम्मीद कर रहे थे, ऐसा होना चाहिए। तो उसी दिशा में अब ये इन बैंकों के जो पर्सनल लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, वहां पे जो कमी आई है, जो आप बता रहे हैं कि नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटे हैं, तो ये आरबीआई के लिहाज से कम एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इन बैंकों में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए और एमएफआई सेक्टर हो गए, यहाँ पे जो एनपीएस हैं वो लगातार एक चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। खास तौर पर अगर हम माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें 5 जो लिस्टेड माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, उनके जो लॉसेस हैं
वो 1200 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गए हैं। ओके। और इसी के साथ उनकी जो प्रोविजनिंग है वो भी लगभग 2500 करोड़ रुपए पहुंच गई है, जो एक साल पहले 388 करोड़ या 400 करोड़ के आसपास थी जी। तो पूरा का पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें भी प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं, अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि जो सरकारी सेक्टर के बैंक हैं वहां पे उनकी प्रोविजनिंग में तो कमी आई है, उनके एनपीएस तो डिप हो रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनको प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ रही है क्योंकि उनके पास एनपीएस का स्ट्रेस बढ़ रहा है। इसको लेके आरबीआई की चिंता थी और वो चीज अब आंकड़ों में नजर आ रही है, जहां पे कि पर्सनल लोन में जो की ग्रोथ है वो कम हुई है। दूसरी तरफ जो डिपॉजिट ग्रोथ है दिसंबर में वो 11% के आसपास रही है, जबकि इससे पिछली तिमाही में वो 11.7% के आसपास रही थी। ठीक है प्रवीण सर, आपने ठीक कहा कि कुछ समय पहले जो क्रेडिट का जो ग्रोथ था वो बढ़ गया था और डिपॉजिट कम था, इसलिए आरबीआई ने थोड़ा नियम जो है वो सख्त किया था। लेकिन मेरा एक अहम सवाल है सर, देखिए बैंकों की जो कमाई होती है प्रवीण सर, वो होती है लोन देने से ही। अब आप कह रहे हैं कि पर्सनल लोन में कमी आई है, तो जो देश के तमाम बैंक हैं उनकी भी तो कमाई कम हो जाएगी ना सर? हाँ बिल्कुल, अगर आप पर्सनल लोन उन लोन्स में आते हैं जहाँ पे कि बैंक्स बहुत ज़्यादा ब्याज चार्ज करते हैं जी, 12%, और उनकी संख्या भी ज़्यादा है, 12%, 13%, 14% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। वहाँ पे अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन्स का पोर्टफोलियो कम होता है या ग्रोथ कम होती है तो उसका असर बैंकों के जो ओवरऑल जो रेवेन्यू है उस पे तो दिखाई दे सकता है, लेकिन उसका फायदा भी है कि अगर वहां पे एनपीए बिल्ड होते हैं तो बैंकों को उसके लिए तगड़ी प्रोविजनिंग भी करनी पड़ सकती है, लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं, राइट ऑफ करने पड़ते हैं कर्जों को। तो बेहतर हालात में आरबीआई की जो मॉनिटरिंग है, आरबीआई का जो एक कंसर्न है, आरबीआई की जो वार्निंग है, वो एक ज्यादा बड़ी चीज है और बैंकों को उसके हिसाब से इस चीज को मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन एनपीए ना बढ़े, प्रोविजनिंग ना करना पड़े, राइट ऑफ ना करना पड़े। बिल्कुल, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है वो इकोनॉमी की एक रीढ़ की तरह से काम करता है। तो वहां पे ठीक है सर, क्योंकि न्यू इंडिया इंश्योरेंस, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक वाला देख लीजिए, मसला हमने वाला मामला देख लीजिए, 70 करोड़ का फ्रॉड वाला मामला न्यू इंडिया। इस वजह से अब सरकार को जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है वो कवर बढ़ा के 10 लाख 12 लाख करने की और 15 लाख करने की बात आ रही है। सरकार को एक्टिव होना पड़ा। लाखों करोड़ों जो डिपॉजिटर्स हैं, जब बैंक में उनका पैसा फंसता है, बैंक अगर कोई डूबने के कगार पे पहुंचता है तो इमेज भी अच्छा नहीं जाता है, वो इमेज भी अच्छी नहीं जाती, लोग कतार में खड़े हैं खुद के पैसे निकालने के लिए, बिल्कुल। ठीक है सर, चलिए अब और बात करते हैं देश के दिग्गज कारोबारी घराने टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप एक बड़े प्लान पर काम कर रहा है। इस प्लान के केंद्र में इमर्जिंग बिजनेस है। इन कारोबारों में टाटा डिजिटल, एयर इंडिया और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। टाटा सन्स की होने वाली है बड़ी बैठक, जिसमें इन कारोबारों के लिए कैपिटल एलोकेशन पर डिस्कस किया जाएगा। इस बैठक में टाटा सन्स के 3rd क्वार्टर के नतीजों को भी रखा जाएगा। सवाल है कि इस मीटिंग में क्या बड़े फैसले हो सकते हैं। ओवर टू यू प्रवीण सर। बिल्कुल, देखिए ये जो टाटा सन्स के बोर्ड की बैठक होनी है, इसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। एक बड़ा फैसला है $2 अरब का, यानी लगभग 15-16 हज़ार करोड़ रुपए के टाटा कैपिटल के आईपीओ का। इस पर क्या आगे होना है, इस पर चर्चा हो सकती है। टाटा सन्स के क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं, जो खबरों के मुताबिक आ रहा है, उनको पेश किया जा सकता है। दिसंबर तिमाही के टाटा सन्स के नतीजे कैसे हैं, ये चीज़ आ सकती है। और जो बैंकों, इन जो कंपनियां हैं, जो न्यू बिजनेसेस हैं, चाहे टाटा डिजिटल हो, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हो, या सेमीकंडक्टर का बिजनेस हो, एयर इंडिया हो, इनमें कैपिटल एलोकेशन कैसे करना है, कितनी पूंजी डालनी है। अगले कुछ सालों में लगभग $120 अरब का कैपिटल एलोकेशन करने की टाटा ग्रुप की प्लानिंग है इन कंपनियों में। तो वो किस कंपनी में कितना पैसा टाटा को डालना है, वो एक बड़ा फैसला किया जा सकता है आगे की रणनीति। क्योंकि जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं इस वक्त एन चंद्रशेखरन, उनका कार्यकाल 2027 में खत्म हो रहा है और उससे पहले कुछ बड़े टारगेट्स हैं उनके सामने, यानी FY27 तक जितनी भी जो न्यू एज बिजनेसेस हैं, इमर्जिंग बिजनेसेस हैं टाटा ग्रुप के, उनके लिए टारगेट ये है कि उनको रेवेन्यू के हिसाब से अपने सेक्टर की टॉप 5 कंपनियों में शामिल होना है और साथ ही साथ उनको प्रॉफिटेबल भी होना है। तो ये एक बड़ा सिनेरियो है जिस पर टाटा सन्स की प्लानिंग चल रही है। और
टाटा सन्स के खुद के आईपीओ को लेके पिछले कुछ वक्त से जो पूरी कशमकश की स्थिति है वो चल ही रही है। जी अच्छा, अब सर वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो उसका उत्तर सबको जानना चाहते हैं, शेयर मार्केट में जो भी पैसा लगाते हैं। देखिए सर, 2004 के आसपास टीसीएस का जो था जो आईपीओ उस समय आया था, उसके 20 साल के बाद टाटा टेक का आईपीओ आया 2024 में। तो मेरा सवाल है सर कि जिन निवेशकों को इंतजार रहता है कि टाटा का कोई आईपीओ आएगा, मैं जमकर उसमें पैसा लगाऊंगा, तो क्या उनके लिए कुछ गुड न्यूज़ आएगा क्या सर? टाटा सन्स का आईपीओ आने के कुछ डेट वेट पता चल पाएगा? अब देखिए, इसका ऐलान या इसका प्लानिंग क्या है टाटा सन्स की, ये इस मीटिंग में निकल के आएगी। लगभग 24,000 करोड़ रुपए का FY24 में जो टाटा सन्स है वो होल्डिंग कंपनी है टाटा ग्रुप की कंपनियों की, और उसको डिविडेंड के थ्रू मिले थे। उसमें टाटा सन्स को ने पिछले साल, आपको याद होगा कि अपर लेयर NBFC उसको करार दिया गया था। उसके बाद टाटा सन्स ने अपना जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है RBI के सामने वो वॉलंटरली सरेंडर कर दिया था, ताकि उसको आईपीओ न लाना पड़े, लिस्टेड कंपनी न बनना पड़े। तो अब जो उसकी फाइनेंशियल सर्विसेज की जो यूनिट है टाटा कैपिटल, उसके आईपीओ की इसी वजह से बात चल रही, जो कि $2 अरब का हो सकता है। तो ये पूरी अभी कहानी चल रही है। टाटा की कंपनियों को लेके चूंकि भरोसा रहता है टाटा को लेके, और टाटा टेक का आईपीओ हो या पीछे के जो भी आईपीओ थे टाटा के, वहाँ पे जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला है कस्टमर्स का या इन्वेस्टर्स का, उसको देखते हुए टाटा के अगर कैपिटल का आईपीओ आता है जल्दी, तो उसको लेके बस तो जाहिर तौर पर बनना स्वाभाविक है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।